अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्राइसिस लंबा चला तो आने वाले समय में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, फ्लाइट्स भी, ऑर्डिनरी फ्लाइट्स भी एक लग्जरी बन सकती है, क्योंकि मॉडर्न एविएशन की फ्यूल लाइफलाइन अब डायरेक्टली इस वॉर जोन से गुजर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को हर दिन लगभग 7.8 मिलियन बैरल्स जेट फ्यूल की जरूरत पड़ती है, यानी 78 लाख बैरल्स, और उसमें से अराउंड 20% सप्लाई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हॉर्मूज रीजन से कनेक्टेड है। लेकिन अब क्या हो रहा है? यूएस, ईरान और इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके बाद शिप्स का मूवमेंट सिवियरली डिसरप्ट हो चुका है। कई ऑयल टैंकर्स अटक चुके हैं और रूट्स अनसेफ माने जा रहे हैं, और कुछ रिफाइनरीज भी डैमेज हुई हैं। इसका रिजल्ट क्या है? लगभग 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। 1.5 करोड़। सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो जेट फ्यूल सीधा एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। पहले क्रूड ऑयल निकलता है, फिर शिप्स उसे रिफाइनरीज तक लेके जाती हैं, रिफाइनरीज उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके जेट फ्यूल बनाती हैं, फिर वो फ्यूल दुनिया के एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाता है। अब अगर बीच का सी रूट ही ब्लॉक हो जाए तो पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। इसलिए हॉर्मूज क्राइसिस हिस्ट्री का बिगेस्ट एनर्जी क्राइसिस बनता जा रहा है, क्योंकि इशू सिर्फ ऑयल प्राइसेस का अब नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी है। सबसे पहले देखते हैं इसका इंपैक्ट यूरोप पर। यूरोप हिस्टोरिकली अपने जेट फ्यूल का लगभग 25% गल्फ रीजन से लेता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का जेट फ्यूल स्टॉक अब बचा है। अगर ये डिस्ट्रप्शन कंटिन्यू हुआ तो जो सिचुएशन है वो काफी खतरनाक हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली टिकट प्राइसेस अभी भी उतने अग्रेसिवली स्पाइक नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि टिकट प्राइसेस दुगने तिगुने हो गए, क्योंकि कई एयरलाइंस पहले से ही फ्यूचर ऑयल प्राइसेस को या फ्यूल प्राइसेस को हेज कर लेती हैं। अब ये हेजिंग क्या है, ये भी समझ लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एयरलाइन पहले ही फ्यूचर में आने वाले फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स को फिक्स प्राइस पर बाय कर लेती हैं, यानी अगर फ्यूचर में ऑयल महंगा हुआ तो उन्हें टेम्परेरी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ईजीजेट एक एयरलाइन कंपनी है, उसने अपनी 70% फ्यूचर ऑयल रिक्वायरमेंट पहले से ही लोअर प्राइस पर लॉक कर ली थी, यानी प्राइस एंड में मार्केट में कहीं पर भी जाए, जिस प्राइस पे उसने पहले से ही तेल खरीद दिया था, तेल उसे उसी प्राइस पर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हेजिंग परमानेंट शील्ड नहीं हो सकती। अगर क्राइसिस लंबा चला तो इवेंचुअली एक्सपेंसिव फ्यूल एक रियलिटी बन जाएगा। अब अमेरिका की सिचुएशन थोड़ी अलग है। यूएस के पास डोमेस्टिक रिफाइनरिंग कैपेसिटी कहीं ज्यादा है। कुछ एयरलाइंस इनडायरेक्टली रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड भी हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका का वेस्ट कोस्ट वल्नरेबल माना जा सकता है। ये कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस वाला जो कोस्ट है, ये वल्नरेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैलिफोर्निया और पैसिफिक कोस्ट रीजन यूएस गल्फ कोस्ट रिफाइनरिंग हब से लॉजिस्टिकली डिस्कनेक्टेड है, यानी जो उनकी रिफाइनरीज हैं यूएस की, वो हैं पूर्व की तरफ और ये है पश्चिमी तट। और इंटरेस्टिंगली वेस्ट कोस्ट का काफी इंपोर्टेड फ्यूल जो है वो साउथ कोरिया से आता है, यानी पैसिफिक ओशन को क्रॉस करता हुआ। अब साउथ कोरिया खुद गल्फ क्रूड ऑयल पर बहुत हेवीली डिपेंडेंट है, यानी इनडायरेक्टली सप्लाई चेन फिर वही हॉर्मूज से जाकर के कनेक्ट हो जाती है। और एशिया में तो इंपैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। चाइना ने जेट फ्यूल्स एक्सपोर्ट्स रिड्यूस या हॉल्ट कर दिए हैं, ताकि पहले अपनी डोमेस्टिक एयरलाइंस को वो सप्लाई दे सके, यानी वो ऑयल को स्टॉक अप कर रही है। और उसका इंपैक्ट म्यांमार, वियतनाम जैसी नेशंस पे पड़ रहा है, जो चाइनीज फ्यूल इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट थे। कुछ एयरलाइंस ने फ्लाइट्स रिड्यूस करना भी शुरू कर दिया है। अब एयरलाइंस क्या कर सकती हैं, ये भी जान लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, एयरलाइंस के पास ऑप्शंस लिमिटेड है। कुछ ने बैगेज फीस बढ़ा रखी है, कुछ अनप्रॉफिटेबल रूट्स को बंद कर रही हैं, और कुछ डायरेक्टली टिकट प्राइसेस को ही बढ़ा रही हैं। जर्मनी की फेमस एयरलाइन लुफ्थांसा ने रिपोर्टेडली 20,000 समर फ्लाइट्स तक स्क्रैप कर दी हैं, यानी 20,000 जो समर में फ्लाइट उड़ने वाली थी, ऐसी 20,000 फ्लाइट्स उन्होंने कैलेंडर से हटा दी हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, जिसका नाम है टैंकरिंग, यानी एयरक्राफ्ट डेस्टिनेशन से रिटर्न जर्नी के लिए भी फ्यूल लेकर उठता है, ताकि एक्सपेंसिव एयरपोर्ट पर दोबारा रिफ्यूल ना करना पड़े। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। फ्यूल किसी भी फ्लाइट का एक बड़ा ही हैवी कंपोनेंट होता है। जितना ज्यादा फ्यूल आप कैरी करोगे, एयरक्राफ्ट को उतना ही अधिक फ्यूल जलाना पड़ेगा और इकोनॉमीज खराब होंगी। इसलिए इसका बेनिफिट लिमिटेड है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कल हॉर्मूज रीओपन हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, तो क्या सब तुरंत नॉर्मल हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है नहीं। इस सिचुएशन से रिकवरी करने में महीनों लग सकते हैं, क्योंकि शिप्स को क्रूड डिलीवर करने में ही 5 से 6 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद रिफाइनिंग शुरू होगी, उसके बाद उस रिफाइंड जेट फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, और कुछ ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज ऑलरेडी इतने स्लो डाउन हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं कि उनको रिपेयर करने में भी लंबा समय लग सकता है। इसलिए मार्केट्स को प्री वॉर यानी फरवरी के लेवल तक लौटने में 6 से 18 महीने लग सकते हैं, यानी पूरा अगला साल लग सकता है, और वो भी तब जब वॉर आज खत्म हो जाए। और शायद सबसे बड़ा जो वार्निंग साइन है वो यही है। मॉडर्न वॉरफेयर में मिसाइल्स और ड्रोन्स और शिप्स ये सब तो चलते हैं, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में सप्लाई चेन उनसे भी कहीं ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। और जब दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए, जैसे हॉर्मूज है, तो इंपैक्ट बैटलफील्ड से ज्यादा एयरपोर्ट्स, फ्यूल स्टेशन, शिपिंग रूट्स और आम लोगों की पॉकेट पर पड़ता है। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके जो ट्रैवल प्लान है वो इस हॉर्मूज की क्राइसिस से डिस्टर्ब हो रहा है या हो चुका है? अगर ऐसा है तो अपने अनुभव शेयर करिए, और इस वीडियो के बारे में जो भी ख्याल है मुझसे साझा करिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। कुछ कमेंट से मैं एग्री करता हूं, कुछ से हम शायद एग्रीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वी कैन स्टिल हैव अ हेल्दी डिस्कशन। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल से जुड़िए ऐसी ही खबरों के लिए। थैंक यू। जय हिंद।